नाउ लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। चेक के केस में क्रॉसिंग या नॉन क्रॉस अनक्रॉस चेक क्या होता है। तो देखो अनक्रॉस चेक या बेरर चेक ये बड़ा ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल समझो ए ने बी को गुड्स दिया, ए है, ए ने बी को गुड्स दिया, बी ने ए को एक चेक लिख के दिया। ये चेक में कोई क्रॉसिंग नहीं है। तो यहां पे समझो ये सी के ऊपर ड्रॉन है, सी एक बैंक है, ए जाएगा सी के पास और ए को पेमेंट मिल जाएगा। ये होगा एक अनक्रॉस चेक या इसी को हम बोलेंगे बेयरर चेक, ठीक है, या ओपन चेक। अब यहीं पे लेकिन अगर क्रॉसिंग आ जाती है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान रखना क्रॉसिंग आ जाने से क्या होगा, क्रॉसिंग आने से अब सी इसको पेमेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि क्रॉसिंग इज द इंस्ट्रक्शन टू सी टू द पेइंग बैंकर। सी कौन है, पेइंग बैंकर, टू पे द अमाउंट ऑफ चेक ओनली टू अ बैंकर। तो अब यहां पे अगर ए जाएगा सी के पास तो सी उसको पेमेंट नहीं करेगा। सी देखेगा क्या ये बैंक है, तो ये बैंक नहीं है, तो ऐसे केस में ए इज नॉट द बैंक, तो सी उसको पेमेंट नहीं करेगा। तो ए को क्या करना पड़ेगा, ए को फिर जाना पड़ेगा अपने बैंक के पास, डी के पास, और फिर उसके थ्रू पेमेंट करेगा। डी जब जाएगा सी के पास तो सी देखेगा अरे हाँ ये तो बैंक है, और वो उसको पेमेंट कर देगा। फिर डी विल क्रेडिट द अमाउंट इन एज अकाउंट। तो यहां पे सी जो है इसको हम ड्रॉई बैंक बोलते हैं, ये आपको पता ही है, और डी जो है ये कलेक्टिंग बैंक या प्रेजेंटिंग बैंक बोलते हैं इसको अपन। कलेक्टिंग बैंक, प्रेजेंटिंग बैंक, या इवन इसको अपन पेईज बैंक बोल सकते हैं, पेई का बैंक है। तो ये प्रोसेस है। तो ध्यान रखो क्रॉसिंग का मतलब जो आपको लगता है क्रॉसिंग हो गई तो अब इसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। क्रॉसिंग हो गई तो स्टिल इट कैन बी ट्रांसफर्ड। आप ये देखते नहीं हो जनरली, बट इट कैन स्टिल बी ट्रांसफर्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि क्रॉसिंग का मतलब इट इज नॉट कि ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इवन एक हम पढ़ेंगे नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल यानी क्या, नॉट ट्रांसफरेबल। बट आप देखोगे इवन नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग के बाद भी इट इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखो क्रॉसिंग का मतलब ट्रांसफर से कुछ इसको लेना है देना ही नहीं है। क्रॉसिंग का मतलब क्या है, अगर क्रॉसिंग कर दिया तो इट इज द इंस्ट्रक्शन टू द पेइंग बैंकर, ड्रॉई बैंक, टू पे द अमाउंट ओनली टू अ बैंकर। वो सिर्फ एक बैंक को पेमेंट करेगा, बस इतना है। यहां पे ए अगर जाएगा सी के पास तो सी विल नॉट पे, यानी ओवर द काउंटर पेमेंट यहां पे नहीं हो सकता, कैश पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कभी कि ए गया डी के पास, डी ए का कोई बैंक नहीं है, यानी एक जनरल एक बैंक है, ए उसका कस्टमर नहीं है, और डी इसको कलेक्ट करके लाके दे रहा है और ए को कैश दे रहा। ये भी आजकल नहीं देखेंगे अपन, बट ऐसा हो सकता है कि डी ए को कैश में पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा ये अपन आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो सिंपल है ओपन चेक, यानी जो चेक में कोई क्रॉसिंग नहीं है वो ओपन चेक है। फिर ये डायरेक्ट काउंटर पे आप ले सकते हैं। क्रॉस चेक जिसमें टू शॉर्ट पैरेलल लाइंस है मार्क्ड अक्रॉस इट्स फेस। चेक अगर ऐसा इस प्रकार से क्रॉस किया गया है तो ऐसे केस में इट इज द इंस्ट्रक्शन टू द पेइंग बैंकर टू पे द अमाउंट ओनली टू अ बैंकर, और इसीलिए ये ओवर द काउंटर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो द बैंकर हु मेक्स पेमेंट इसको हम पेइंग बैंकर बोलते हैं, एंड द बैंकर हु रिसीव्स द पेमेंट इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग बैंकर। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें फिर पहले देखो यहां क्या लिखा है, पहले ये यूसेज से चालू हुआ, बाद में इसको लॉ ने सैंक्शन किया। तो ऐसे केस में ये थोड़ा एक रिस्क कम हो जाता है कि भाई बैंक के थ्रू जाएगा तो कम से कम जो व्यक्ति, जैसे मेरे पास चेक है तो मेरे बैंक में मैं डालूंगा तो बैंक से पूरा वो ट्रेस हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक उसका बेनिफिट होता है कि इट कैन बी ट्रैक्ड थ्रू अ बैंक। अब क्रॉसिंग कैसी कैसी हो सकती है, सिंपल दो पैरेलल लाइंस खींच देना, इसको हम बोलेंगे जनरल क्रॉसिंग। ऐसे दो पैरेलल लाइंस खींच दी और एंड कंपनी लिख दिया, ये भी जनरल क्रॉसिंग है। दो पैरेलल लाइंस खींचे और अकाउंट पे ही लिख दिया हमने बीच में, तो ये भी जनरल क्रॉसिंग है। और नॉट नेगोशिएबल लिख दिया तो भी जनरल क्रॉसिंग है। तो जनरल क्रॉसिंग मींस जिसमें आप बीच में बैंक का नाम नहीं लिखते, तो ये जनरल क्रॉसिंग है। तो जनरल क्रॉसिंग का मतलब है वो आप बैंक के थ्रू, यहां पे सी को इंस्ट्रक्शन है कि वो बैंक को पे करेगा। यही स्पेशल क्रॉसिंग का क्या मतलब है, स्पेशल क्रॉसिंग मींस जब आपने ऐसे दो पैरेलल लाइन खींचे और उसके बीच में बैंक का नाम लिख दिया एसबीआई। अब यहां पे एक और इंस्ट्रक्शन मिल गया सी को,
सी को बोला गया अब आप बैंक को तो पे करोगे ही, लेकिन ये जो बैंक जिसको आप पे करोगे ये एसबीआई होना चाहिए। तो ये फर्क पड़ जाता है जब आप बैंक का नाम लिख देते हैं। ये हो गई स्पेशल क्रॉसिंग। तो स्पेशल क्रॉसिंग का क्या मतलब है, बैंक का नाम इज इंडिकेटेड इन द क्रॉसिंग इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो जनरल क्रॉसिंग सिंपल है। फिर स्पेशल क्रॉसिंग मीन्स व्हेन द नेम ऑफ द बैंक हैज बीन इंडिकेटेड इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। जैसे बैंक ऑफ इंडिया, एंड कंपनी, देना बैंक। एंड कंपनी का कोई फर्क नहीं है, उसका मतलब नहीं है। अकाउंट पे कैनरा बैंक, ये स्पेशल क्रॉसिंग हो गई। तो ये जो नाम लिखा है इसके कारण ये स्पेशल क्रॉसिंग हो रही है। अकाउंट पे ही लिखने से स्पेशल क्रॉसिंग नहीं हो रही, कैनरा बैंक लिखने से स्पेशल क्रॉसिंग हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब ये जो बैंक है, जो कलेक्टिंग बैंक है, ये हमेशा कैनरा बैंक होना चाहिए, या फिर देना बैंक ये वाले केस में, और ये वाले केस में बैंक ऑफ इंडिया। अब क्रॉसिंग आफ्टर इशू, कभी कभी ऐसा होगा कि आप उसको इशू कर दोगे, दे दोगे, और उसके बाद भी क्रॉस कर सकते हैं, तो ये चलता है, इट इज अलाउड। ठीक है, सेक्शन 125 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट परमिट्स द क्रॉसिंग ऑफ चेक। तो मेरे को आपने अगर चेक दिया, मेरे को लग रहा है यार ये तो बेयरर चेक है, कोई और कैश करा लेगा तो दिक्कत आएगी, तो मैं उसको क्रॉस कर सकता हूं। आपने नॉर्मल क्रॉस चेक दिया था, मैं उस क्रॉस चेक को अकाउंट पे ही कर सकता हूं, या उसको स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता हूं। या आपने नॉर्मल चेक दिया तो उसको मैं क्रॉसिंग करके स्पेशल क्रॉसिंग कर लूं। ठीक है, तो स्पेशल, जनरल, जैसा चाहूं मैं कर सकता हूं। फिर नॉट नेगोशिएबल वर्ड लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। इफ द चेक इज क्रॉस स्पेशली, द बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस, जिसके नाम से क्रॉस किया है, मे अगेन क्रॉस इट स्पेशली टू अनदर बैंक दैट इज हिज एजेंट फॉर कलेक्शन। ये सिर्फ एक केस है जब 2 बार क्रॉसिंग हो सकती है, 2 बार स्पेशल क्रॉसिंग। तो मैंने बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया था। अब बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंक ऑफ इंडिया रिकवर नहीं कर पा रहा, तो बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, वो दूसरे बैंक के पास जाएगा और दूसरा बैंक उसको रिकवर करके देगा। तो ऐसे केस में बैंक ऑफ इंडिया इसको एंडोर्स कर सकता है, एक और बार क्रॉस करेगा और यहां पे नाम लिख देगा एसबीआई, तो अब एसबीआई इसको रिकवर कर सकता है। तो ये केस वगैरह कोई खास काम का नहीं है, इवन ये पॉइंट्स भी बहुत ऐसे काम के नहीं है, बाद में अपन देखेंगे जब इसका फर्क पड़ेगा। फिर दिया है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल का क्या मतलब है, नॉट नेगोशिएबल यानी नॉट ट्रांसफरेबल। नहीं, बिल्कुल गलत। आपको क्वेश्चन आएगा, अ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग मींस अ चेक इज नो मोर ट्रांसफरेबल, और इसका आंसर है इनकरेक्ट। नॉट नेगोशिएबल में इट इज स्टिल ट्रांसफरेबल, बट जो आपका जनरल प्रोविजन है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता है और आगे वाले को गुड टाइटल मिलता है, वो यहां एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपने क्या पढ़ा था जनरल रूल में आपने पढ़ा था, ए ने, समझो ए ने बी को गुड्स दिया था, बी ने ए को चेक दिया था। अब ये चेक में नॉर्मल एक चेक है, क्रॉसिंग है, ए उसको एंडोर्स कर देगा एक्स को, एक्स उसको एंडोर्स कर देगा वाई को। ठीक है, तो यहां पे एंडोर्समेंट हो सकता है, ये ध्यान रखो। क्रॉसिंग का मतलब ये नहीं कि उसको आगे एंडोर्स नहीं कर सकते। अब समझो यहां पे ये एंडोर्समेंट एक्स का हुआ ही नहीं, यहां पे समझो इसने चोरी करके लाया था। अब क्योंकि एक्स ने चोरी करके लाया तो एक्स इज नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, बट वाई होल्डर इन ड्यू कोर्स रहेगा अगर उसने बिफोर मैच्योरिटी फॉर वैल्यू एंड इन गुड फेथ वो इंस्ट्रूमेंट अक्वायर किया है। तो ऐसे केस में वाई होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मींस एक्स को अधिकार नहीं है बट स्टिल वाई को अधिकार है। ये क्या हो गया, ये जनरल रूल हो गया कि इवन इफ द ट्रांसफरर्स टाइटल इज डिफेक्टिव बट द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर विल बी बेटर देन द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। तो जिसको मिला है इसका टाइटल बेटर रहेगा इससे। ये हो गया जनरल रूल। बट यहीं पे अगर ये जो क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग में नॉट नेगोशिएबल लिखा होता, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग होता, तो यहां फर्क क्या पड़ता, फर्क ये पड़ता कि इसको भी गुड टाइटल नहीं मिलता। अगर यहां पे टाइटल डिफेक्टिव हो चुका है तो वाई को भी गुड टाइटल नहीं मिलेगा। तो नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या है, नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये नहीं है कि चेक इज नॉट नेगोशिएबल। नॉट नेगोशिएबल का मतलब है बेटर टाइटल इज नॉट नेगोशिएबल। यहां जनरल रूल लगने लगेगा आपका, एकदम जनरल, जो बचपन में पढ़ा था, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव वॉट ही हिमसेल्फ डज नॉट पोजेस। यहां इसका अगर टाइटल नहीं है तो ये इसको टाइटल नहीं दे सकेगा। ये होगा नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में। तो देखो ये बताया है आपको
ये नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग अगर कर दिया तो ऐसे केस में इसको टाइटल नहीं है तो इसको भी टाइटल नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो नॉट नेगोशिएबल डज नॉट मीन दैट द चेक इज नॉट ट्रांसफरेबल, इट इज स्टिल ट्रांसफरेबल बट द ट्रांसफरी कैन नॉट गेट अ बेटर टाइटल देन व्हाट द ट्रांसफरर हैड सो लॉन्ग एज द टाइटल इज गुड। तब तक कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर टाइटल गुड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार टाइटल डिफेक्टिव हो गया तो आगे वाले व्यक्ति को भी डिफेक्टिव टाइटल ही मिलेगा एंड ही कैन नॉट क्लेम राइट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ऐसा है। तो ये आपकी पूरी समरी दी गई है। पहले तो आपको ये डिटेल में बताया कि इट ओनली अफेक्ट्स द मेन फीचर ऑफ नेगोशिएबिलिटी, यानी यहाँ पे होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल कैन, जो नॉर्मल रूल है कि होल्डर एक खुद का टाइटल डिफेक्टिव भी है तो भी आगे वाले को बेटर टाइटल दे सकता है, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये इसकी समरी दी है कि जनरल रूल क्या है। पहले जनरल रूल दिया है, जनरल रूल इज कि होल्डर इन ड्यू कोर्स जो इंस्ट्रूमेंट अक्वायर करेगा तो उसको डिफेक्ट नहीं मिलेगा, ये जनरल रूल है। अगर वो गुड फेथ में बिफोर मैच्योरिटी और फेयर फॉर कंसिडरेशन लेता है तो ही कैन क्लेम, इसका क्लेम विल नॉट बी डिफीटेड, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नॉट नेगोशिएबल लिख दिया तो इससे फर्क पड़ जाएगा। ऐसे केस में फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन नॉट गेट, डज नॉट गेट अ बेटर टाइटल एंड द ट्रांसफरर। If the transferor's title was defective, title of holder in due course also becomes defective. Therefore, he will have to refund the amount of bill to the true owner. तो यहाँ पे nemo det quent non habet का रूल लगेगा। अब इसको ही मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूं, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है वो देखते हैं हम। तो समझो एक नॉर्मल चेक है, समझो ए ने बी को चेक दिया था, बी को गुड्स दिया था, बी ने ए को एक चेक दिया था। चेक पे एक नॉर्मल क्रॉसिंग है, तो यहां पे एक्स ने अगर चोरी करके ला लिया, यहां पे स्टील किया उसने, स्टोलन, और फिर इसने वाई को ट्रांसफर किया, तो वाई को अधिकार है, वाई जाके गुड्स पैसा लेके आ सकेगा। समझो अगर ये एक्सेप्टर है तो बी से पैसा लेके आ सकेगा, नॉर्मल बिल बी से पैसा लेके आ सकेगा। यहां पे ए ये नहीं बोल सकता कि वाई का टाइटल नहीं था, ए वाई से पेमेंट नहीं रिसीव कर सकता। लेकिन यहीं पे अगर ये जो क्रॉसिंग है ये नॉट नेगोशिएबल हो गई, तो ऐसे केस में क्योंकि इस व्यक्ति का ही टाइटल नहीं था, तो ऐसे केस में वाई को भी टाइटल नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ए कैन क्लेम बैक द अमाउंट फ्रॉम वाई, तो ए जाके वाई से पूरा पेमेंट वापस लेके आ सकता है। ठीक है, पहले वाले केस में अगर यहां पे नॉट नेगोशिएबल नहीं होता तो ऐसे केस में ए वाई से नहीं क्लेम कर सकता था, ए सिर्फ एक्स से क्लेम कर सकता था। बट यहां पे क्योंकि नॉट नेगोशिएबल है तो ए कैन क्लेम फ्रॉम वाई। ऑफ कोर्स वाई कैन इन टर्न क्लेम फ्रॉम एक्स, अल्टीमेटली तो एक्स की ही लायबिलिटी आएगी। ठीक है, अब यहां पे एक बात और है ध्यान रखने वाली, ये नॉट नेगोशिएबल जो क्रॉसिंग है, अब ये मैंने बी बताया बट बी नहीं, यहाँ पे बी के बदले उसका जो बैंक है वहां से क्लेम करेगा। बी से क्लेम कर पाएगा क्यों? तो नहीं, तो ये भी बता देता हूं मैं। यहाँ पे कहां से जाएगा? यहां जाएगा बी के बैंक के पास। ठीक है, बीज बैंक, तो वहां से वो रिकवर करके लाएगा। ये ड्रॉ ही है। ठीक है, अब एक पॉइंट और देख लो। समझो ए ने बी को गुड्स दिया था और बी ने ए को चेक दिया। चेक नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग वाला था। यहां पे ए से वो किसी ने छीन लिया जबरदस्ती, एक्स ने, तो यहां पे समझो फ्रॉड किया उसने, और फ्रॉड करके एक्स ने क्या किया, एक्स गया अपने बैंक के पास, एक्स का बैंक, और एक्स का बैंक जाता है बी के बैंक के पास, और यहां पे पेमेंट लेके आ जाता है, और ये पेमेंट को कैश में पे करता है टू दी पर्सन एक्स। तो ऐसे केस में यहां पे ध्यान रखो एक्स का टाइटल नहीं था और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है। अगर यहां पे ये भी ध्यान रखो, अगर यहां नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है तो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है अगर, तो ऐसे केस में एक्स को टाइटल नहीं है, और क्योंकि एक्स को टाइटल नहीं है तो एक्स के बैंक को भी टाइटल नहीं है, और वो अगर कैश में पेमेंट करेगा, ध्यान रखने वाली बात है कैश में, तो वो जिम्मेदार रहेगा। मींस ए कैन रिकवर फ्रॉम एक्सिस बैंक। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर यहीं पे इसने कैश में पेमेंट नहीं किया होता, यहां पे इसने पेमेंट किया रहता इसके अकाउंट में, तो ये जिम्मेदार नहीं होता। ये रूल अपन पढ़ने वाले हैं।
ये डिटेल में पढ़ेंगे अपन। कलेक्टिंग बैंक इज लायबल ओनली इन वन केस, व्हेन देयर इज अ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग एंड ही पेज इन कैश, कैश में पे किया, ठीक है। तो सिर्फ यही केस में वो लायबल होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ऊपर लिख के रख लो बुक में। क्या लिखोगे आप कि कलेक्टिंग बैंकर इज लायबल ओनली इन केस ऑफ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, जब डिफेक्ट आ चुका है, एंड ही पेज इन कैश, उसने कैश में पेमेंट किया। देखो एक क्वेश्चन है, ये उसी के ऊपर था। इसमें क्योंकि उसको निग्लिजेंट मान लिया जाता है, कैश में पे कर रहा मीन्स ही बिकम्स निग्लिजेंट। तो वही दिया है, एक्स ऑब्टेन्स बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड फ्रॉम वाई अ चेक क्रॉस नॉट नेगोशिएबल। तो एक्स ने जाके वाई से एक चेक ला लिया, और ये कैसे लाया उसने? फ्रॉड से। बट इस चेक में क्रॉसिंग जो थी ये नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग थी। तो यहां पे एक्स ने क्या किया? एक्स गया अपने बैंक के पास, और ये बैंक जाके दूसरे बैंक से पेमेंट रिसीव करके लेके आता है। तो सवाल ये आया, यहां पे बैंक ने पेमेंट कर दिया कैश में। सवाल ये आया कि क्या ये बैंक लायबल है? तो आंसर ये है कि हाँ, ये बैंक लायबल है टू वाई, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है, ये वही केस है, ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी वर्सेस लंदन एंड कंट्री बैंकिंग कंपनी। तो इसमें वही बताया था कि लायबल रहेगा। तो एक बार रीड कर लेना। इसके बाद दिया है रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग यानी अकाउंट पेई। अब पेई यानी कौन है? पेई यानी वो व्यक्ति जिसका नाम लिखा था चेक पे। तो ये अब आगे नहीं भेजा जा सकेगा, मींस इसको आप एंडोर्स नहीं कर सकोगे। अकाउंट पेई क्रॉसिंग हो गई तो उसका नेगोशिएशन खत्म हो गया। फिर ये किसको इंस्ट्रक्शन है? तो अगर आप बोलोगे अकाउंट पे ही क्रॉसिंग है उसमें, तो ये इंस्ट्रक्शन है कलेक्टिंग बैंकर को। ए है, बी है, चेक दिया गया, बी का बैंक और ए का बैंक। यहां पे ये ए का जो बैंक है, ये बैंक को इंस्ट्रक्शन है कि अकाउंट में डालना है पेई के, तो पेई के अकाउंट में ही जाना चाहिए। अगर आगे चला जाएगा तो आगे वाले व्यक्ति को इसका पेमेंट लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है। मैं जब बोलता हूं पेमेंट लेने का अधिकार नहीं है, तो ये ध्यान रखना, पेमेंट नहीं लिया जा सकता ये नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं मिलेगा ये नहीं बोल रहा हूं। उसको पैसा लेने का अधिकार नहीं है, हो सकता है वो ले ले जाके, ठीक है। वो क्या होगा वो देखेंगे अपन डिटेल में, ठीक है। तो अकाउंट पेई ओनली, अगर अकाउंट पेई लिख दिया है तो ऐसे केस में इट इज द डायरेक्शन टू द बैंकर टू क्रेडिट द प्रोसीड्स ऑफ द चेक इनटू द अकाउंट ऑफ पेई। तो ऐसा है, अगर अकाउंट पे ही लिख दिया तो ऐसे केस में डायरेक्टली उसको पेमेंट कर देगा। इफ ही क्रेडिट्स द प्रोसीड्स टू अ डिफरेंट अकाउंट, ही इज प्राइमा फेसी गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस एंड विल बी लायबल टू ट्रू ओनर फॉर अमाउंट ऑफ चेक, बट सच अ क्रॉसिंग डज नॉट अफेक्ट द पेइंग बैंकर। पेइंग बैंकर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये व्यक्ति कौन है, वो तो इसके लिए काम कर रहा है। फिर पेमेंट ऑफ ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ये क्या होता है ये अपन डिटेल में देखेंगे आगे। ये दो क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, और इसके बाद आपको कुछ टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स भी दिए गए हैं 2-3 क्वेश्चन के बाद। तो ये आप एक बार देख लेना, एमसीक्यूज वगैरह है, तो आपको ये घर पे एक बार सॉल्व करना है। कोई भी डाउट रहा तो आप हम लोग को लिख के भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको दी गई है, तो आप ईमेल कर सकते हैं, या आप इवन हमारे वेबसाइट पे विजिट करके क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। फोरम वगैरह में आप कुछ अगर डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू। अगली क्लास में हम इसके आगे नेगोशिएशन वाले टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे।